नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने यहाँ तक कर लिया था कुंडलक स्वेदक। आज करेंगे षष्टिक साली पिंड स्वेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ नहीं आएगा तो बाद में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में काम आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। आपको ये स्टडी करनी है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो परिचय क्या है। साठी चावल को औसत संस्कारित दूध में पकाकर पिंड रूप में स्वेद करना षष्टिक साली पिंड स्वेद है। षष्टिक साली को केरल में नवरा कीजी कहते हैं। नवरा यानी नया धान जो 60 दिन में पककर तैयार हो जाए। कीजी यानी पोटली। इसकी सामान्य प्रक्रिया पत्र पिंड के समान है। अब समझो, षष्टिक साली, यहाँ पे लिखा है षष्टिक यानी 60 दिन में, साली यानी चावल। ऐसे चावल से स्वेदन करना जो 60 दिन में पक के तैयार हो जाए। अब इसको जो केरल में क्या बोलते हैं, नवरा कीजी। नवरा यानी नया दान, क्योंकि 60 दिन में पककर तैयार हो रहा है इसलिए नवरा। और कीजी यानी पोटली। ठीक है, तो भाई 60 दिन में जो पककर जो तैयार हुआ उसकी जो पोटली बनाई उसको बोलते हैं नवरा कीजी। तो ये केरल में इसको बोलते हैं। तो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, षष्टिक साली पिंड स्वेद। अब इसकी क्या जो प्रक्रिया किसके है, PPS, पत्र पिंड स्वेदन के समान। पोटली बनानी है, फिर स्वेदन करना है, दोनों तरफ दो खड़े रहेंगे परिचारक, वैसे ही करना है। पूर्व क्रम क्या है इसका, षष्टक साली पोटली निर्माण विधि कैसे होगी। सर्वप्रथम 500 ग्राम बला मूल लेकर, देखो बला, यहाँ पे बला मूल ली है, उसे साफ कर लिया किससे, पानी से। टुकड़ों में विभक्त कर फिर 16 गुना जल में डालकर उबाल कर 1/4 शेष रखकर क्वाथ बना लेते हैं। क्वाथ को 2 बराबर भाग में कर लेते हैं। एक भाग में बला मूल के समान मात्रा में दूध, साठी चावल डालकर संलक्षण होने तक पकाते हैं। 4 से 8 18 इंच के सूती वस्त्र खंड लेकर उन पर दूध मिश्रित पका हुआ भात समान मात्रा में रखकर पोटली बांधकर तैयार करते हैं, हाथ में पकड़ने योग। अब यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर आगे मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने बोला कि भाई बला मूल लो, कितनी 500 ग्राम बला मूल ले लिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, फिर उसको साफ कर लिया जाए। पहले साफ कर लो, बाद में टुकड़े कर लो। फिर उसको 16 गुना, अब मान लो 500 ग्राम अपन ने जल लिया है तो 16 गुना, तो इसका मतलब 8 kg अपन को पानी लेना है। उसमें डाला, उसको उबाल लिया। अब कितना बचा, 1/4। अब 8 का 1/4 कितना बचेगा, मतलब 2 लीटर। जब 2 लीटर बचे, उसका क्वाथ बन गया, उसको छान लो। जब अब 2 लीटर बचा उसको बराबर भागों में बांट लो, मतलब 1-1 किलो कर लिया, 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब ये फिक्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ 1 किलो, आप यहाँ पे जो जितनी लोते हैं ना बला मूल, उसके आधार पर है ये। ठीक है, तो अपन ने जो क्वाथ बना था उसको 2 बराबर भागों में बांट लिया, आधा आधा कर लिया। तो जो एक भाग था उसके बला मूल के समान कितना था, ये 500 ग्राम, उसके समान मात्रा में दूध, तो आधा किलो दूध लेना है। और साठी चावल डालकर, नहीं समझो, एक भाग में बला मूल के समान मात्रा में दूध, तो जितना दूध है एक भाग में बला मूल के समान मात्रा में दूध साठी चावल डालकर संलक्षण होने तक पकाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई आधे किलो दूध लिया, क्योंकि बला मूल के समान मात्रा में लिया, उसमें क्या चावल कौन से, जो नवरा कीजी थे, मतलब षष्टिक साली जो 60 दिन में, उनको पका लेते हैं। अब क्या कर रहा है, पक गए भाई साहब, तो 4 से 8 कपड़े ले लो, उसमें 18 इंच के सूती वस्त्र खंड लेकर उन पर दूध मिश्रित पका हुआ भात, मतलब जो अपन ने ये पकाया था ना चावल, जो षष्टिक चावल था 60 दिनों में जो पका हुआ था, उसको उबाल के अपन ने भात बना लिया था, उसको समान मात्रा में डालकर पोटली बना लो, कितने पकड़ने योग। आगे समझो, इन्हें स्वेदनार्थ उपयोग के लिए रख देते हैं। शेष क्वाथ में बराबर मात्रा में दूध, अब जो एक अपन ने 2 हिस्से कर लिए थे क्वाथ के बराबर मात्रा में, एक इसमें तो अपन ने चावल पका लिए थे, इधर इसका खाली था, इसमें दूध मिला लो बराबर मात्रा में। अगर 1 किलो क्वाथ है तो 1 किलो दूध मिलाओ और उसको गर्म कर लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें स्वेदनार्थ उपयोग के लिए रख लेते हैं। शेष क्वाथ में बराबर मात्रा में दूध मिलाकर सुपोषण गर्म कर लेते हैं। इस मिश्रण में तैयार की पोटली को रख देते हैं। अब मान लो कि ये जो तैयार हुआ ना गरम, इसमें ये जो पोटली अपने बनाई थी 4 से 8, जितने भी 4 या 5, उनको रख देते हैं। अब विधि क्या है, रोगी को अभ्यंग टेबल पर, अब जो प्रधान क्रम आ गया कि रोगी को अभ्यंग टेबल पर कॉफिन पहनाकर लिटा देते हैं। सुपोषण वातनाशक तेल द्वारा मृदुअपम करना है, किससे, सुपोषण, मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, जो पेशेंट को सहन उसके उतना। आतुर के दोनों ओर 2-2 परिचारक खड़े हो जाते हैं।
एक परिचारक हीटर पर रखे क्वाथ मिश्रण के पास खड़ा रहता है। तो कितना, ये मान लो पेशेंट है, जैसे कि ये पेशेंट है, ठीक है, ऐसे ड्राइंग पे ध्यान देना। तो दो इधर को खड़े हुए हैं, दो इधर को खड़े हुए हैं। जो एक पेशेंट है हीटर पे, वो जो अपन ने किया था तैयार दूध और क्वाथ को, उसको गर्म करता रहेगा, और जो ये पोटलियां ठंडी होती रहेंगी इनको गर्म करते हुए देता रहेगा, डुबो डुबो के उसमें देता रहेगा। ये 5वें का काम है। आगे कर लिखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है परिचारक मिश्रण से उष्ण पोटली लेकर, परिचारक मिश्रण से जो गर्म किया था अपन ने दूध और जो क्वाथ था उसमें से पोटली को लेकर अपने हाथ पर उष्णता पर, खुद के हाथ में पहले चेक करो कि हाँ सहने योग्य है कि नहीं है। ज्यादा है तो उसको ठंडा करो, कम है तो उसको और गर्म करो। रोगी के अंगों पर थपथपाते हुए घुमा घुमाकर स्वेदन करे। मन्या से नीचे कटी तक अनुलोम गति से स्वेदन, दूसरा परिचारक कटी से नीचे अनुलोम गति से स्वेदन। कहने का मतलब है कि जो गर्दन है वहां से लेकर गर्दन तक तो एक करेगा, एक व्यक्ति करेगा, और कटी से लेके जो पैर है उसमें दूसरा व्यक्ति करेगा, मतलब दूसरा परिचारक करेगा, क्योंकि दो दो हो गए ना, दो इधर को थे, दो इधर को थे, ये व्यक्ति पैर था। तो ये जो दोनों थे ऊपर वाले तो कटी तक करेंगे, और ये नीचे वाले थे वो कटी से लेके पैर तक का करेंगे। ओके, इस प्रकार दक्षिण हाथ से गति को आगे बढ़ाते हुए तथा बाएं हाथ से अवयव को योग अवस्था में रखें। कहने का मतलब ये है कि भाई एक हाथ से तो अपन को ऐसे अभ्यंग करते रहना है, मतलब स्वेदन करते रहना है, और दूसरे से उसका पैर है या हाथ है उसको सीधा पकड़ के रखे ताकि वो उल्हे डुले नहीं। तो दूसरे हाथ से अवयव को योग अवस्था में रखे, क्योंकि बहुत से पेशेंट होते हैं लकवा के होते हैं, पैरालिसिस होते हैं, उनके संतुलन नहीं रहता, पैर कंट्रोल में नहीं रहते, हाथ कंट्रोल में नहीं रहते, उनको पकड़ के रखना एक हाथ से, और एक हाथ से उसके जो पोटली है उसको वो क्या होता है, उसको पकड़ के रखना है पहले एक हाथ से, दूसरे हाथ से उसका स्वेदन करना है। अब देखो इसी तरह संधियों पे वर्तुलाकार तथा दीर्घ अवयव पर दीर्घाकार स्वेद करें। जो अपनी संधियां हैं, जॉइंट्स है, वहां पे घुमा घुमा के करें, और दीर्घ अवयव पर दीर्घाकार स्वेदन करें। जैसा अंग है उसी के अनुसार उसका स्वेदन करना है। जब पोटली ठंडी होने लगे तब पांचवा परिचारक शेष 4 पोटलियों को द्रव में से भिगो कर दे। कि जो पांचवा था ना जो गर्म कर रहा था, उसको डुबो के उसमें से उस पोटली को दे, ठंडी पोटली पुनः गर्म करें। इस प्रकार 5 से 10 मिनट में बार बार पोटली बदल कर सतत गर्म पोटलियों से स्वेदन करें। कि ऐसा नहीं कि ठंडी को लगाते रहो, तो जो 5वां आदमी है उसका भी काम कराओ, उसको बोलो कि इसको गर्म करके दे, तुरंत उसमें डुबो के देगा। ठीक है, स्वेदन करते समय ये ध्यान रहे कि त्वचा पर दग्ध वर्ण हो, इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए वो जल ही जाए, उस पर लाल लाल रेसे पड़ जाए, इतना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सुपोषण होना चाहिए। पोटली अनउष्ण हो, सामान तापमान समान रहे। ये ध्यान रखने की बात है कि टेम्परेचर हमेशा समान रहे, कभी गर्म कभी ठंडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, एक ही टेम्परेचर पर पोटली का होना चाहिए हमेशा। अभ्यंग की जो 7 विधि के अनुसार 10 से 15 मिनट तक एक आसन में इसी प्रकार 60 से 90 मिनट तक स्वेदन करें। कि भाई जो अभ्यंग की 7 विधियां थी अपन ने स्वेदन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ी हैं, उनमें एक में 10 से 15 मिनट तक करें। अगर 10 मिनट भी मिनिमम करते हैं तो 70 मिनट होता है। ठीक है, तो 70 मिनट या 90 मिनट, किसी में 12 मिनट हो गया, किसी में 13 मिनट हो गया, किसी में 10 मिनट हो गया, तो ये 70 से 90 के बीच में, मतलब 60 से 90 के बीच में आपको स्वेदन करना है। स्वेदन की गतियों के समय हाथों के शरीर पर पोटलियों का घर्षण होता है और औसत से सष्टिकशाली वस्त्र से स्रावित होकर शरीर पर संस्कार होता है। अब पश्चात क्रम क्या है, जब हीटर पर रखा हुआ द्रव पूर्ण समाप्त हो जाए, जो अपन ने दूध प्लस क्वाथ गर्म किया था ना, दूध और क्वाथ को गर्म किया था, वो जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक उसको करना है। पोटली को खोलकर हाथ द्वारा उस मिश्रण का शरीर पर अभ्यंग उद्वर्तन द्वारा प्रकार से मर्दन करते हैं। अब मान लो कि वो लिक्विड खत्म हो गया, लेकिन पोटली में जो चावल थे, ठीक है, उनको निकालो और शरीर में किसमें उद्घर्षण की तरह, उद्वर्तन की तरह उस पर मालिश करें पूरे शरीर पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इस प्रकार 5 से 10 मिनट करने के बाद शरीर को स्वच्छ व सुपोषण जल के स्नान कराया जाता है। फिर ये पूरा हो गया, उसका घर्षण उद्वर्तन को भी कर दिया चावलों का। उसके बाद में 5 से 10 मिनट उसको बोलो कि रुके, फिर उसको स्वच्छ साफ पानी से, सुपोषण गुनगुने पानी से उसको नहाया जाता है। यह चिकित्सा प्रतिदिन दिनांतर से, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, या 7 दिन तक, 14 दिन तक या 28 दिन तक करें। काय से क्या होता है, औषध युक्त क्वाथ तेल आदि से संपूर्ण शरीर का सेवन करना, पसीना निकालना काय से है। अब ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया काय से। तो अपन ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा अभी आपने ध्यान दिया होगा,
नाम बताओ सभी बच्चे। और कुछ कुछ षष्टिक शालिक पिंड स्वेद, तो ये जो हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे काय से। औषध युक्त क्वाथ, क्वाथ तेल आदि से संपूर्ण शरीर का स्वेदन करना, पसीना लाना। तो यहाँ पे बात करें कि औषध युक्त मेडिसन युक्त क्वाथ से या तेल से अगर अपन संपूर्ण शरीर पर स्वेदन कर रहे हैं, पसीना लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? काय से कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है इसमें क्लॉथ द्वारा इसने लेकर हाथ से निचोड़कर शरीर पर इसने डालते हैं। क्लॉथ यानी होता है एक रुई कोई भी लेके उसको हाथ डुबोया इसने में, किसमें कि तेल में, क्वाथ में आदि में डुबोया, फिर हाथ से निचोड़ते हैं, उससे हाथ से निचोड़कर शरीर पर जो इसने डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? काय से। ओके, अब बात करेंगे नाड़ी स्वेद की। मुख्यतः एकांक स्वेदन करने के लिए नाड़ी स्वेद किया जाता है। नाड़ी स्वेद के समान ही जो नाड़ी अपन ने पढ़ा था ना, ऐसे मुड़ी हुई होती है, हाथी की सूंड की तरह होती है, ठीक है। तो ये एकांक स्वेद, मतलब हाथ का करना है तो हाथ पे करेंगे, पैर का करना है तो पैर पे करेंगे, ठीक है। गिरवा का करना है तो गिरवा का करेंगे, खट्टी का करना है तो खट्टी का, ओनली एक स्थान पे। तो नाड़ी स्वेद का ये अलग से छोटा पॉइंट है। अवधि 10 से 15 मिनट लेकर सम्यक सहन तक, मतलब जब तक व्यक्ति मना नहीं करेगी भाई अब मेरे को जलन होने लगी है रुक जाओ, तो तब तक करना है। तो 10 से 15 मिनट ठीक है। उपयोग सूल व संधियों संकोच में लाभकारी, किसी के मतलब जो जॉइंट होते हैं उनको संकोचन में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां भी ये फायदेमंद होता है, और दर्द में तो ये फायदेमंद होता ही है। किन किन को नहीं करना चाहिए? एचटीएन जो हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनको, डायबिटिक मेलाइटिस उसके पेशेंट को, शल्य क्रिया उपरांत किसी का ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाड़ी स्वेद करते समय दग्ध होने की संभावना रहती है, इसलिए जिस प्रदेश का स्वेदन करना हो उसे वस्त्र से ढककर स्वेदन करें। या मान लो कि अपन घुटने का स्वेदन कर रहे हैं, ये अपना घुटना है, ठीक है, ये व्यक्ति की कमर हो गई, ये घुटना, तो इस पे एक कपड़ा डाल दो बारीक सा, ताकि इस पे जलन ना हो। जो दग्ध वर्ण वाली संकुचन थी ना, अपन ने देखा था कि भाई दग्ध वर्ण होने की संभावना रहती है, तो इसलिए जिस प्रदेश का स्वेदन जैसे घुटने का करना है तो उस पर क्या करते हैं, एक पतला कपड़ा रख दो ताकि कोई परेशानी ना हो। अब करेंगे अपन वाष्प स्वेद। उष्म स्वेद को ही वाष्प स्वेद कहते हैं। जो अपन की जो भाप निकलती है उसकी बात कर रहे हैं। सर्वांग स्वेदन हेतु वाष्प द्रव का, वाष्प स्वेद का प्रयोग किया जाता है। जो अपन ने मान लो क्वाथ ले लिया, दूध ले लिया, कोई भी ले लिया, कोई भी लिक्विड ले लिया, तेल ले लिया, घी ले लिया, उसकी जो वाष्प निकलती है, ठीक है, उससे अपन को जो स्वेदन होता है उसको बोलते हैं वाष्प स्वेद। ये लकड़ी का एक यंत्र क्या है, वाष्प स्वेदन यंत्र, देखते हैं। ये लकड़ी का टेबल सदृश उपकरण है, 6 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा होता है, चारों ओर से लकड़ी से बंद होता है। आपने देखा होगा या तो ये आड़ा होता है, ऐसे एक होता है जिसमें सर निकला रहता है व्यक्ति का, फोटो देखी होगी, यहाँ पे व्यक्ति लेट जाता है, ठीक है। नीचे इसमें से भाप निकलती है और ये इसमें इसको पूरा स्वेद उसके स्वर को बाहर, जो सिर है उसका बाहर रहता है। ये तो होता है लेटे वाला। एक होता है खड़ा हुआ, ऐसा इस चैम्बर सा जिसमें एक टेबल होती है, उसमें बैठ जाता है व्यक्ति और सर उसका बाहर निकला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेइंग वर्टिकल सिटिंग चैम्बर और हॉरिजॉन्टल सिटिंग चैम्बर, तो मतलब दोनों तरीके होते हैं, तो लेटने वाला और एक बैठने वाला, ठीक है। तो ये लकड़ी का टेबल सदृश उपकरण है, 6 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा होता है, चारों ओर से लकड़ी से बंद होता है। एक तरफ कपाट होता है, नहीं इसके बाद में ये लाइन आएगी, यह पेटी के आकार का दिखाई देता है। एक तरफ कपाट की तरह खुलने वाले दरवाजे होते हैं। टेबल की ऊपरी सतह पर 1 इंच प्रकार की छिद्रों वाली जाली होती है, जैसे कि ये जाली होती है ना, इसमें से तो वाष्प निकलेगी ये। अगर इस जाली पर रोगी का सिर टेबल से बाहर इस तरह लटकाया जाता है, सिर रखने के लिए 9 इंच का सिर फलक। तो जैसे कोई व्यक्ति लेटता है, जैसे ये चैम्बर है, तो ये एक जाली होगी, उसमें से व्यक्ति को वाष्प निकलेगी, लेकिन ये सिर इसका बाहर निकला रहता है। तो यहाँ पे बोला है कि सिर रखने के लिए 9 इंच का सिर फलक अलग से होता है, ताकि सिर इस पर लटका नहीं रहे, इसको सपोर्ट मिल जाए। तो आपने देखा होगा टीवीओ में, अपने प्रैक्टिकल लैब में, ठीक है। टेबल को ऊपर से ढकने के लिए एक फलक होता है, फिर टेबल को बंद कर देते हैं। टेबल के नीचे दशमूल, रासना, हरण, निर्गुंडी आदि वातगन क्वाथ की वाष्प इन छिद्रों द्वारा आकर के गात्र यानी शरीर पर स्वेदन करते हैं। अब इसको समझो क्या बात बोली इसने, कि ये जैसे कि, एक मिनट कोई ना, यह समझ लेते हैं। जैसे कि ये था, ठीक है, यहाँ पे ये क्या खुलने वाला होता है, जैसे ऊंचा हो जाता है, यहाँ व्यक्ति लेट गया, इसका सर यहाँ पे बाहर होता है, जो फलक पे होता है। ये एक जाली होती है, इसमें से नीचे, इसमें से वाष्प निकलती रहती है, ऊपर इसमें जाती रहती है, जो सिरका होता रहता है, ठीक है। अपन कहाँ पे थे,
अब स्वेदन पे 74-75 पेज पे थे अपन। हाँ अपन आ गए यहीं पे। तो ये वाष्प स्वेद यंत्र देख लिया आपने। अब देखो क्षीर वाष्प स्वेद। उपरोक्त विधि में स्वेद या क्वाथ के स्थान पर क्षीर का उपयोग किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्वाथ का यूज ले सकते हैं, ठीक है। स्वेद क्वाथ के स्थान पर, अगर क्वाथ के स्थान पर अपन क्षीर ले रहे हैं तो क्षीर वाष्प स्वेद हो गया। क्वाथ से, इस विधि से औसत सिद्ध क्वाथ की वाष्प स्वेदन, और यहाँ ओनली मतलब उस मेडिकेटेड क्वाथ जो बना रहे हैं उसकी से स्वेदन कर रहे हैं, तो ये क्वाथ से कहलाता है। बस औषधि के नाम के आधार पर इनका नामकरण कर दिया है। अवगा स्वेद, सहअग्नि अवगा के समान। अब जो सहअग्नि में अवगा पढ़ा था अपन, भाई एक टब होता है, उसमें व्यक्ति बैठ जाता है, उसकी कटी उसमें डूब जाती है, उसको जो गुनगुना पानी होता है, मतलब सुपोषण जो व्यक्ति सहन कर सके इतना गुनगुना पानी होता है, तो कटी उसमें बैठता है ना, उसमें नाभि का हिस्सा डूब जाता है, तो जो कमर दर्द होता है उसमें बहुत फायदा होता है। तो अवगा स्वेद की तरह वही है कि सहअग्नि अवगा के समान ही अवगा स्वेद होता है। अब है धान्य अम्ल धारा व क्षीर धारा, ये अच्छे से पढ़ेंगे अपन या फिर इसी में पढ़ते हैं? नहीं, इसी में पढ़ लेते हैं, यहाँ तक करेंगे क्षीर धारा तक। कांजी द्वारा, ये किसमें द्वारा होता है? कांजी के द्वारा होता है। धान्य का किण्वनीकरण करके प्राप्त द्रव जो धारा की जाती है वह धान्य अम्ल धारा है। यह एक रूक्षण क्रिया है, मतलब रूक्षण स्वेद एक तरीके से, ठीक है। अब समझो कांजी कैसे बनाई जाती है। तो धान्य अम्ल निर्माण विधि, 1 kg लाल साली धान व कुल मास, क्षुद्र मास मतलब 1 kg 8 गुना जल लेकर पकाते हैं। जब चावल व उड़द सिद्ध हो जाए तो मिट्टी के घड़े में रखकर निंदान करते हैं। 10 दिन बाद परीक्षा के बाद घड़े का मुख खोलकर वस्त्र पोतकर किसी पात्र में संग्रहित करते हैं, यही कांजी है। अब इसको समझो कि कांजी कैसे बनाए, कि भाई 1 किलो चावल ले लिए, किसने? लाल साली चावल लिए हैं, ठीक है। 1 किलो उड़द ले ली तो 2 किलो हो गए दोनों। अब इनको 8 गुना जल में, ठीक है, तो 2 का 8 गुना कितना हो गया? 16। तो 16 गुना जल लेके इनको पकाया। जब चावल और उड़द सिद्ध हो जाए, मतलब सड़ जाए, गल जाए तरीके से, मतलब पक जाए, मिट्टी के घड़े में रखकर संधान करते हैं। तो ये पक गए, उसके बाद में 10 दिन के लिए इसको रख दिया। संधान मतलब टिड़मिन हो रहा है, मतलब सड़ने दो इनको, 10 दिन तक सड़ गए। तो परीक्षा के बाद में देखो ये अलग हो जाएगी, पानी सा बन जाए, क्योंकि 16 लीटर पानी लिया है। तो इस घड़े का मुंह खोलकर वस्त्र पूत कर किसी पात्र में संग्रहित करते हैं। उसको मतलब छान के जो पानी निकलेगा ना, वो जो आपने 8 किलो 8 गुना लिया था, वही क्या है? कांजी है। तो स्नेह विधि कैसे होती है? इसी को बोलते हैं धान्य अम्ल निर्माण विधि या फिर क्षीर धारा। रोगी को द्रोणी में प्रवेश कराने से पूर्व सिर व शरीर पर तेल से अभ्यंग करते हैं, मतलब जो टेबल होती है उस पर लेटाने से पूर्व या उस पर बैठाने से पूर्व क्या है कि उस पर अभ्यंग करते हैं। वर्ती व कपड़े की पट्टी से सिर भूकर्ण के ऊपर बांध देते हैं। देखो कान, आंखें, सिर, इनको बांध देते हैं किससे? कपड़े से। आतुर को बिठाकर धान्य अम्ल को पोषण कर कर्मचारी 4 कर्मचारी द्वारा धान्य अम्ल की धारा संपूर्ण धारा पर परिसेक की भांति सुराईनुमा कुंभी व वर्सुलिका से कायसे के पिड़चिन की तरह स्वेद। तो देखो कैसे होता है, व्यक्ति है, मान लो कि ये लेट रहा है, आप समझना, ये इसकी कमर हो गई, ये इसके पैर हो गए 2, ठीक है, ये इसकी आंख मूंढा, ये इसका पेट हो गया, ठीक है, लेटा हुआ है। अब ये अपन ने जो तैयार की थी कांजी, उसको क्या करना है? गर्म करना है। धान्य अम्ल की धारा संपूर्ण पोषण कर, मतलब गर्म करके चारों कर्मचारी क्या करते हैं? इसको एक मतलब सराई नुमा में भरेंगे, या वर्सुले का मतलब घड़े में भरेंगे जिसमें छिद्र हो, तो इसको ऊपर लेके पकड़ते हैं। इसमें छिद्रों में से क्या होगा? ये घड़ा है, ऊपर है, तो इसमें छिद्रों से ऐसे निकलेगा पानी, इसके ऊपर गिरेगा। कौन सी? जो कांजी है, इसके पैरों पे, हाथों पे, ठीक है, नाभि पे, यहाँ पे गिरेगा। तो वर्सुला कैसे? काय से पिंडचिल की तरह। पिंडचिल आगे अपन पढ़ेंगे, बट पिंडचिल देखो यहाँ पे, पिंडचिल क्या होता है? जैसे कि कोई कपड़ा उसमें डुबोया, उसमें से उसको मसक के फिर अंगूठे से जो धार बनाती है, अंगूठे के माध्यम से जो गिरेगा, उसकी तरह से ये इसको गिराया जाता है शरीर पे। तो ये किसमें काम आता है? बात रक्त में, आम बात में, स्तूल में और पक्षाघात में ये लाभदायक है। अब अगला गोल है, अगला जो है क्षीर धारा। धाराक्रम जब दशमूल, क्वाथ, चंदन, उसिर, यष्टि, मधु, मांस आदि द्रव से सिद्ध क्षीर द्वारा किया जाता है, तो ये क्षीर धारा कहते हैं। देखो एक तो होता है धान्य अम्ल धारा,
तो ये हो गई धान्यमल धारा पूरी। फिर होती है क्षीर धारा। क्षीर धारा में क्या होता है कि जब भाई दूध को क्वाथ से, जो दसमूल क्वाथ से, चंदन से, उसीर से, यष्टि मतलब मुलेठी से या फिर उड़द से आदि द्रव से सिद्ध क्षीर यानी दूध को सिद्ध किया जाता है, और सेम ऐसे के ऐसे उसको गर्म करके, ठीक है, उसको वर्षुल्ला की तरह, सुराहीनुमा कुंभी की तरह उसका अगर मैं स्वेदन किया जाए तो वो क्षीर धारा में आता है। अगर मान लो कांची के द्वारा किया जाता है तो उसको धान्यमल धारा में आता है। दैट्स क्लियर। तो समझो, कांची के द्वारा जो किया जाता है उसको धान्यमल धारा, और जो दूध के द्वारा किया जाता है उसको क्षीर धारा। क्रिया यही रहेगी, मतलब कौन सी क्रिया रहेगी, इस तरीके से कि आतुर को बिठाकर धान्यमल को पोषण पर 4 कर्मचारी द्वारा धान्यमल की धारा संपूर्ण शरीर में परिचय की भांति सुराहीनुमा कुंभी वर्षुल्ला शिकायत से पिंडचिल की तरह स्वेदन। तो यहाँ पे बस धान्यमल की जगह क्षीर धारा लिख देना है। तो वही वर्णनुमा आपको चेंज करना है। क्वेश्चन आता है भाई क्षीर धारा को विस्तार से समझाइए। आप ये 2 लाइन मत लिखे आना, पूरा प्रोसेस लिखे आना कि भाई इसको कैसे कैसे करना होता है। पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में क्या आता है कि भाई अपन पेशेंट की उसको तैयारी करते हैं, उसमें उसकी प्लस रेस्पिरेटरी रेट, बीपी सब कुछ करते हैं। फिर प्रधान क्रम करते हैं, पश्चात क्रम में उसको सावधानियां बताई जाती हैं। वो सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से लिखना, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। जो अपन करेंगे पिंसिल या पिंडचिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 10 नंबर। तो ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।